Okay, so good evening, all of you. Welcome you all to PSR Edge channel on Telegram. So today we are doing second part of topic number 11. So as you can see on the screen, topic number 11 has multiple subparts. कल हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट कर लिया था एंड डेमोक्रेसी वाला टॉपिक भी करा था. आज हम लोग जेंडर जस्टिस, टेररिज्म एंड न्यूक्लियर वाला चीजें डिस्कस करेंगे. एंड टू जस्ट ब्रीफ यू ऑल, we shall be doing back to basics quick revision of PSIR optional syllabus, and currently we are doing political science paper to section 1. इसका सबसे आखिरी टॉपिक है, तो आई प्रिज्यूम आज खत्म हो जाना चाहिए ये. ठीक है, तो स्टार्ट कर दे. प्लीज स्टार्ट सत्यम सर. Gender justice. Feminist perspective on global issues. Feminists are not satisfied with the current state of affairs. International policies is seen solely from interstate perspective. Feminists are more concerned about individual rights, particularly women's rights. They object that women are not represented in international politics, while decisions at such levels have serious consequences for women. For example, civilian casualties make up to 90% in today's war, and women and children are major sufferers among them. Gender insecurity. Often women are seen as those who need protection, and men as those who can offer protection. This has been the perspective in all civilization historically, but it should be questioned in present times. 90% of total casualties in today's war are civilian, and women and children from majority of these. Women in conflict. Sometimes individual women security is even sacrificed for protection of state. Prostitution camps surrounding military bases is an example of this. Feminists also suggest to change the perspective on security. Instead of top-bottom approach starting with the state, we should start with security of individual. Conciliatory gestures are seen as feminine and weak, while war is seen as masculine and strong. This also indicates gendering of certain practices. Can somebody summarize? Anybody else who can summarize? Umesh sir, creature. एक कोई कर दे फिर मैं आगे करता हूँ. मैं कर देता हूँ सर. यहीं से करना है ना सर? फेमिनिस्ट. हाँ तो सर इन्होंने कहा है कि फेमिनिस्ट आर नॉट सेटिस्फाइड विद करंट स्टेट ऑफ अफेयर. मतलब जो अभी चल रहा है फेमिनिस्ट जो है वे उससे सेटिस्फाइड नहीं है. और मतलब मैं आपको पहले ब्रीफ बता देता हूँ कि फेमिनिस्ट वगैरह का ये जो इंट्रो हुआ था ये 90s के 50s के करीब में हुआ था, जिसमें फर्स्ट सेकंड वेव आई थी. तो ये उन्होंने यही बता रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम जो वो होता उसमें कि ये करंट स्टेट ऑफ अफेयर से सेटिस्फाई वगैरह नहीं थे. फिर इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज सीन सोलली फ्रॉम इंटर स्टेट पर्सपेक्टिव. मतलब यही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटर स्टेट पर्सपेक्टिव से देखी जाती है. और ये मतलब जो फेमिनिस्ट होता है ये इंडिविजुअल राइट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और जो पर्टिकुलरली वुमेन राइट्स को. फिर इन्होंने कहा है कि जो ये कहते हैं कि मतलब ये यही कहते हैं कि जो वुमेन होती है, मतलब जो फेमिनिस्ट की जो सेकंड वेव थी उसमें सर जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे वे ये कहते थे कि जो वुमेन है उसको पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए. तो इन्होंने ये सेकंड पैराग्राफ में यही कहा है कि इन्होंने सिविलियन कैजुअलिटीज बताई है कि 19% इन टूडेज वो एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन आर मेजर सफरर्स अमंग देम. यही बताया सर इन्होंने. फिर इन्होंने कहा है जेंडरिंग सिक्योरिटी. इसमें सर इन्होंने भी ये बताया है कि दो टर्म होती है, एक सेक्स होती है और एक जेंडर होती है. यहाँ पे शायद नहीं लिखा है
तो इन्होंने ये बताया कि जेंडर और सेक्स में फ़र्क होता है। जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है और जेंडरिंग जो होता है वो आदमी ने अपनी सोच से बना रखा है कि वुमेन कम है मतलब मेल से मैन से। तो इन्होंने यही कहा है कि जेंडरिंग सिक्योरिटी भी है। फिर इन्होंने कहा है कि दोज हु नीड प्रोटेक्शन एंड मैन हैज दोज हु कैन ऑफर प्रोटेक्शन, मतलब जिसको जो जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आदमी उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इन्होंने यही कहा है कि ये हिस्टोरिकली ये सबका पर्सपेक्टिव है, लेकिन प्रेजेंट टाइम्स में ये चैलेंज करा है लोगों ने। फिर इन्होंने यही बताया जो पहले लिखा था कि 90% कैजुअलिटी हुई है वॉर्स वगैरह में वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर इन्होंने ये कहा है कि सर जो प्रोस्टिट्यूशन कैंप्स होता है, जो वॉर वगैरह होती है उसमें मिलिट्री भी प्रोस्टिट्यूशन कैंप्स वगैरह स्टार्ट कर देती है, और जो राइट्स होते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रंस के वे मतलब वे नहीं दे पाती जो देने चाहिए, जो और वॉर क्राइम करते हैं उस टाइम पे। यही कहा है इस पूरे पैराग्राफ में सर। तो मतलब ये उनको उनको मतलब ये प्रोवाइड करवाना है, उनके राइट्स वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह देनी जरूरी है। इस पूरे पैराग्राफ में सर यही है। आगे करिए। हाँ तो सर इन्होंने फिर इम्पोर्टेंट टर्म्स बताई है यहाँ पे सर। रियलिस्ट के नहीं है, इन्होंने रियलिस्ट फेमिनिज्म, वे रियलिस्ट फेमिनिज्म का इसलिए नहीं है, वे जो क्या कहते हैं वे नहीं देखते कि वुमेन को, वे बस वो देखते हैं मतलब वे देखते हैं कि ये एक प्राइवेट अफेयर्स है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अगर कोई बात करता है वो स्टेट बात करता है। तो जो रियलिस्ट है उसके कोई ऐसे थॉट नहीं है, लेकिन इसमें लिबरल ने कहा है कि लीगल राइट सफिशिएंट है, इंश्योरिंग उनके लीगल राइट को सफिशिएंट है, वे उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म ने कहा है कि जैसे सब कुछ सोचते हैं ना कि वहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें जो वुमेन की कंडीशन है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग है, डिफरेंट है। फिर इन्होंने कहा है फेमिनिस्ट क्रिटिकल थ्योरी, वे भी अलग बात करती है। वे ये कहते हैं कि जो जो वुमेन वगैरह हैं उनको सारे मतलब वे करवाने चाहिए, क्रिटिकली सोचना चाहिए राइट्स के बारे में। ये नहीं कि आप मतलब ये सर की पोस्ट कॉलोनियल से मैच करता है ये भी। फिर फेमिनिस्ट सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है और फेमिनिस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म है। फिर ये डबल बर्डन बताया है इन्होंने कि जो वुमेन आउटसाइड जॉब कर रही है, सी हैज़ टू टेक केयर ऑफ बोथ हाउस होल्ड एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जो सर ये फेमिनिज्म की सेकंड वेव आई थी जिसमें रेडिकल लिबरलिज्म कहते हैं ये बात की, मतलब हमें जो फर्स्ट वेव थी उसमें तो यही कहते थे कि वे वोट वगैरह सफरेज वगैरह के राइट प्रोवाइड करवाने चाहिए थे। जो सेकंड वेव थी, सेकंड वेव को ही मतलब फेमिनिस्ट आइडियाज डेवलप हुए थे। तो इसमें यही लिख रखा है इन्होंने। आखिरी में लिखा है कि जेंडर और सेक्स का डिफरेंस दिया हुआ है। इफ सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, जेंडर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये थोड़ा सा याद रखें, लिखना बस। हाँ सर, वो मैंने बताया ना कि जेंडर और जो सेक्स है उसमें ये इन्होंने डिफरेंस कर रखा है। ठीक है, तो ये जेंडर जस्टिस टॉपिक था। एक बार देख लेते हैं कि टॉपर के नोट्स में क्या दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा। एंड एक और रिक्वेस्ट है सभी को कि इफ एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू ऐड। मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है ना? हाँ क्लियरली है। ओके चलो, तो जेंडर जस्टिस में देखो, रियलिस्ट क्रिटिक है एंड सेक्युलरिटी व्यू। ये अपन ने रियलिज्म एंड सिक्योरिटी में पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है क्या ये सब? मतलब आई थिंक मॉर्गन था प्रिंसिपल देते हैं ना, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ देते हैं, एंड फेमिनिस्ट उसको रीफॉर्मुलेट करते हैं। किसी को याद है वो 5-6 प्रिंसिपल्स? कोई बताना चाहेगा थोड़ा बहुत इसके बारे एनजे में? टिकनर करते हैं सर, वो तो एनजे टिकनर करते हैं सर, लेकिन पांचों याद नहीं है सर। ठीक है चलो, उसको बाद में कर लेंगे कभी। यहाँ पे देखते हैं फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमन क्या है। नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। नेगेटिव इम्पैक्ट में सोशलिस्ट फेमिनिस्ट बोलते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। ग्लोबल फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क हुआ है, पिंक कॉलर जॉब्स आए हैं विच हैज लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, लो वेजेस दे रहे हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन हो रहा है दैट इज नर्सेस फॉर डेवलप्ड सोसाइटीज एंड हाउसमेट्स। मतलब माइग्रेशन का भी फेमिनाइजेशन हो रहा है। ये नेगेटिव माइग्रेशन इम्पैक्ट में मैरिज वाला भी पॉइंट ऐड हो सकता है, शादी के बाद लेडीज ही माइग्रेट करते हैं।
करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, एक सेक्स टूरिज्म की भी कंसेप्ट है, एक थाईलैंड वगैरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में देखते हैं अपन। MNCs have exploited women, paying them low salaries। ठीक है, ये पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट में एक पॉइंट है, वंदना शिवा जो इको फेमिनिस्ट है ना, शी हैज आर्ग्यूड दैट जो MNCs होते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, दे एक्सप्लॉइट बोथ वुमन एज वेल एज एनवायरमेंट। ये उनका एक पॉइंट था, याद रखेंगे थोड़ा सा। आगे एक और पॉइंट है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। 50% पॉपुलेशन है, 67% वर्किंग आवर्स है, 10% इनकम एंड 1% प्रॉपर्टी। मतलब वुमन के बारे में बात कर रहे हैं कि वुमन का पॉपुलेशन तो 50% है, बट वर्क आवर्स बहुत कम है, ज्यादा है वर्क आवर्स, सॉरी। 10% इनकम है एंड 1% प्रॉपर्टी है उनके हाथ में। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के, ये दिया है मॉडर्नाइजेशन थियरिस्ट ने। दे हैव एसोसिएटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इमेंसिपेशन ऑफ वुमन। ये मॉडर्निस्ट थियरिस्ट बोल सकते हैं ना। ट्रेडिशनली मतलब रोल था ही नहीं उनका, अब मॉडर्न इकोनॉमी आई है तो रोल आ गया, ऐसा बोलना है उनका मॉडर्नाइजेशन थियरी का। इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, डेवलप्ड कंट्रीज कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्लोबलाइजेशन में ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है ना वेस्टर्न कल्चर का। फिर ग्रेटर ह्यूमन राइट्स एंड वुमन राइट अवेयरनेस आया है। तो ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस में ऐसा बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो यूनिटी है वो बढ़ चुकी है, तो वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे प्रोटेस्ट चालू हो जाता है ना, ह्यूमन राइट्स का अब्यूज करेंगे, वुमन राइट्स का अब्यूज करेंगे। तो ये थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। किसी कुछ ऐड करना है क्या कि ग्लोबलाइजेशन का वुमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है? ये तो GS में भी क्वेश्चन आ चुका है काफी बार। एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू ऐड? कोई स्कॉलरली ओपिनियन या कुछ भी नॉर्मल भी बता दो, GS टाइप का आंसर। सुशील, सॉलसेट, सत्यम, मलिक, दशरथ सर, शिखा, मैंने टीचर। चंद्र तलपाड़े की एक देखा था, आई थिंक चंद्र तलपाड़े, शी मेंशन्ड अबाउट वेस्टर्न सोसाइटी, जिस तरह से पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स होते हैं उनको अलग तरीके से देख रही है, जिस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट में अब डिस्कस किए थे ना, से चंद्रा तलपाड़े डिफर। चंद्रा तलपाड़े वाज मेंशनिंग दैट जरूर कल्चरली जो सोशल लेवल्स वगैरह थे उनको एलिमिनेट करने के लिए यूज हो रहा है, बट दैट डजंट मीन दैट उनको एक बेटर सोसाइटी में ले जाए। जिस तरह से अफ्रीकन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, दे आर एस्केपिंग ओल्डर इविल्स एंड एक तरह की नया इविल से इफेक्ट हो रहे हैं, इज व्हाट चंद्रा तलपाड़े वाज मेंशनिंग ग्लोबलाइजेशन से। मतलब एग्जांपल दे रही थी, जिस तरह से वर्क कल्चर आ रहा है, तो कल्चर से नया इविल्स इमर्ज हो रहे हैं एट कॉस्ट ऑफ ओल्डर इविल्स। सर इफ पॉसिबल इसको ग्रुप में डाल देना। ओके। और निगेटिव इम्पैक्ट के एक एग्जांपल ऐड हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन में ही जो अभी सोशल मीडिया पे अटैक्स हो रहे हैं, वो सली डील्स, गली बॉय, वो जो भी एप्स आ रहे हैं, उस मतलब सोशल मीडिया का पॉइंट ऐड कर सकते हैं उसमें हम ग्लोबलाइजेशन के निगेटिव इम्पैक्ट्स में। वुमन का ऑब्जेक्टिफिकेशन बढ़ रहा है। हाँ, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमन हो रहा है और कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। है ग्लोबल स्टेप्स क्या क्या लिए हैं वर्ल्ड वाइड। UNSG, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, कैंपेन करा था एक, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमन। ECOSOC has established Commission on Status of Women as principal policy making body. In 1979, UNGA adopted Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. तो ये तो 2-3 पॉइंट याद रख लो। UNSG के बारे में है, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमन। ECOSOC ने कमीशन बनाया है स्टेटस ऑफ वुमन के लिए। 1971 में UNGA के अंदर भी एक ये आया कन्वेंशन, सारे डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए वुमन के अगेंस्ट। UNGA declared 1975 as International Women's Year and organized first conference on women. Subsequently, 76 to 85 was declared
International Decade for Women. The move had profound impacts on countries including India, which established its own Committee on Status of Women. बीजिंग प्लेटफॉर्म पर एक्शन एक है, फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन डिक्लेयर्ड वुमेन्स राइट्स एज ह्यूमन राइट्स। ठीक है, 2018 में नोबेल पीस प्राइज दिया था, हैज बीन कॉन्फर्ड टू नादिया मुराद, a former ISIS 6 slave, and Denis Mukwege, a Congolese gynecologist and women rights activist. ठीक है, 2018 का नोबेल प्राइज था, इनको दिया था, ये भी याद रखेंगे। According to Global Gender Gap Report, about 32% gender gap still exists to be closed as compared to 31% in 2016. On average, the 144 countries covered in the report have closed 96% gap in health outcomes between men and women, 95% gap in educational attainment, only 58% economic gap has been closed, only 23% of political empowerment has been closed. इंडिया में वुमन पार्लियामेंटेरियंस कितने हैं, एमपीज? 80%। लोकसभा में 78 है सर। आई थिंक 12% है ना, 12% आता है शायद वो। ठीक है, थैंक यू सर। आगे देखते हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिकेटेड अ बायस टुवर्ड्स मेन ओवर वुमेन इन द वर्कप्लेस, बोथ इन टर्म्स ऑफ हायरिंग एंड सैलरीज ऑफर्ड। ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वुमेन स्टैंड्स एट 6.2%, हायर देन मेल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 5%. According to study by IMF, almost 90% of 143 economies have at least one important gender-based legal restrictions. तो यही था यार सब कुछ जेंडर जस्टिस के बारे में। ज्यादा कुछ स्कॉलरली ओपिनियन नहीं है, ज्यादा एनालिसिस भी नहीं है, तो आई थिंक इट्स पुअरली कवर्ड टॉपिक। कुछ ऐड करना है किसी को? मुझे ना एक साइबर फेमिनिज्म बोल के कुछ मिला जो मैं पढ़ा था कल परसों, तो दैट इज 90s में वो टाइम पे एक तरह की थीसिस और एंटीथीसिस डेवलप हुआ था, मोस्टली ऑस्ट्रेलियन थॉट और दोनों की, वो मैं ग्रुप डाल दे रहा हूँ, एक बार देख लो। प्लीज सर एक बार बस स्पेलिंग बोल सकते हो क्या? साइबर फेमिनिज्म है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, ग्रुप में किसी ने क्रिएचर है, उन्होंने कुछ डाला है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने बोला है, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स इज द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ आवर टाइम एंड द ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट्स चैलेंज इन आवर वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको एंटोनियो गुटेरेस के नाम से लिख सकते हैं। ओके, और किसी को ऐड करना है इसमें जेंडर जस्टिस के बारे में? कोई थियरी को याद आ रहा है किसी को? सर एंड्रे हेवुड ने काफी कुछ लिखा है, अगर वो खोल के पढ़ लेते तो सही रहता। उसमें 20 पेजेस है जेंडर जस्टिस के ही। अभी पढ़ना है वो? आपने पढ़ा है तो समराइज कर दो थोड़ा बहुत, अगर बता सकते हो तो। हाँ तो सर इसमें यही लिखा था कि उन्होंने ये बता रखा था, वेव वगैरह आई थी, इसमें ये आइडियाज बिल्ट हुए थे। फर्स्ट वेव में मतलब यही था कि प्राइवेट स्पेयर में, सेकंड वेव में पब्लिक स्पेयर में आया था। जो फेमिनिस्ट थे उन्हें सेकंड वेव में ही कहा जाता था। फिर सर थर्ड वेव भी आई थी, उन्होंने क्रिटिसाइज करा था सेकंड वेव वालों को कि ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। फिर उसमें ये भी था सर कि पैट्रियार्की और ये क्या कहते हैं, जो ये होते हैं पैट्रियार्की और जो ये मातृ मतलब जो मदर रिलेटेड मतलब कौन सी सोसाइटी अच्छी होती है, तो उसमें फिर दोनों के वे लिख रखे थे कि कैसे कैसे सही होते हैं।
तो पैट्रियार्की में उन्होंने ये लिखा था, कुछ ऑथर्स थे उन्होंने लिख रखा था कि जैसे सर एक एग्जांपल दे रखा था उन्होंने कि जो चिंपांजी होते थे वे एग्रेसिव होते थे और वे मेल की तरीके के होते थे। तो जो लिबरल वाले थे इन्होंने ये कह रखा था कि नहीं, उनमें भी एक बैम्बू करके उनकी एक स्पीसीज है, वे मतलब लिबरल थे। और इसके अलावा उसमें ये लिख रखा था सर कि जो क्या लिख रखा था उन्होंने, और भी लिख रखा था उन्होंने, याद नहीं आ रहा सर मुझे अभी। सर यही बुक की बात कर रहे हैं क्या आप? तो मैं बता दूंगा, जब मैं दिया ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ सर इसमें ही कहाँ है। है सर इसमें? इसमें सर 437 पेज है, सर्च करो पेज नंबर 437। ये रहा। हाँ सर एक तो ये है। सबसे ऊपर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये, men make wars because war makes them men। ऐसा ही कोई कोट है ना यार, टू फाइट इज मैन, ऐसा कुछ तो है। किसी को याद आ रहा है कि आपने पढ़ा था कहीं पे, वो फेमिनिज्म में था। ठीक है। इसी तरह के फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी जब भी पढ़ते हैं ना, वहाँ पे आपको दिखता है बटलर ये लोग बोलते हैं। ओके ओके, हाँ ठीक है। एक बार यहाँ पे वेव देख लो, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म दिया हुआ है। अर्ली फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म है मिड 19th सेंचुरी टू 1960। तो बेस्ड ऑन लिबरल गोल ऑफ असेक्सुअल इक्वालिटी इन द एरियाज ऑफ लीगल पॉलिटिकल राइट्स, पर्टिकुलरली सफरेज राइट्स। तो पहला वेव था, लिबरल था, 1960s में आया था, सेक्सुअल इक्वालिटी की बात कर रहे थे। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया था 1960-70s में, ये मोर रेडिकल था, वुमेन्स लिबरेशन की बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग परहैप्स इन प्राइवेट स्फीयर। ये था सेकंड वे ऑफ फेमिनिज्म। फिर एक है रेडिकल फेमिनिज्म, इन्होंने जेंडर डिविजन्स जो है ना, that holds gender divisions to be most politically significant of social cleavages and believes that these are rooted in the structures of family or domestic life। किसी को इलैबोरेट करना है रेडिकल फेमिनिस्ट का व्यू पॉइंट? यहाँ पे एक बेटी फ्रिडमैन करके उनके कुछ प्रोमिनेंट व्यूज थे, तो मुझे याद आ रहा है नोट्स में। उन्होंने कहा था कि patriarchy is the cause of women subjugation and it is sustained by creating myth which they called famine mystic. Am I audible? Hello? Yes ma'am, you're audible। हाँ हाँ, तो ये व्यूज थे बेटी फ्रिडमैन के जो मैंने अभी बताया। और बाकी जो हम discuss कर सकते हैं कि we can relate that like patriarchy is the oldest and most powerful hegemony. So if you have to write something about how to end it or what are the steps that we can take in it, like we can end some heterosexual families, we can promote single parent families, and apart from that, media has to step in because there is a notion created by the serials that women are weak or something like that. Also, education and different awareness programs can be worked. ठीक है। यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है सिक्योरिटी पैराडॉक्स, एक बार देख लो। इट इज अ पैराडॉक्स दैट बिल्ट अप ऑफ मिलिट्री कैपेसिटी डिजाइन्ड टू स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी may in fact be counterproductive as it can encourage other states to adopt more threatening and hostile posture। सिक्योरिटी डायलेमा बोलते हैं, द सेम टर्म इसी चीज को भी करते हैं। फिनोमेना इज दैट इन एंटिसिपेशन ऑफ सम वॉर, पहला देश अपना अम्यूनिशन को बढ़ाता है, वो अम्यूनिशन बढ़ाया है इसीलिए डरते हुए आसपास की जो बॉर्डरिंग नेशंस होते हैं वो भी बढ़ाते हैं। दिस विल पुश देम टू थिंक ऑफ ब्रिंकमैनशिप। तो उसको सिक्योरिटी डायलेमा के नाम से थोड़ा बहुत फेमस है। सेम सिक्योरिटी पैराडॉक्स बोल रहा है एंड सिक्योरिटी डायलेमा के नाम से दिखता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे जो ह्यूमन सिक्योरिटी है ना, वो एक बार देख लो।
ह्यूमन सिक्योरिटी की जो डायमेंशन दिया ना, वेरियस डायमेंशन है, तो अकॉर्डिंग टू यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ही दिया हुआ है शायद। इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक आता है, फूड सिक्योरिटी, health security, environmental security, personal security, community security, and political security. I'll repeat: economic, food, health, environmental, personal, community, and political. ये सारे security के dimensions है। ठीक है सर, इसमें कुछ और देखना है क्या जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको? एक मिलिट्री प्रोस्टिट्यूशन का दिया है, द प्रोस्टिट्यूशन दैट कैटर्स टू एंड इज समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिलिट्री। जो अपन देखा ना, मिलिट्री कैंप के साइड में ही प्रोस्टिट्यूशन कैंप्स होते हैं। Comfort woman during the Japanese invasion. एक स्कॉलर है यहाँ पे देखो, जीन बेथके इल्स्टेन, यूएस की है पॉलिटिकल फिलोसोफर। इन हर बुक पब्लिक मैन प्राइवेट वुमन, पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमन, तो शी हैज एग्जामिन्ड रोल ऑफ जेंडर इन इन्फॉर्मिंग डिविजन्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स इन पॉलिटिकल थियोरी। तो एक और बुक है उनका, वुमन एंड वॉर। शी डिस्कस्ड परसेप्चुअल लेंसेस दैट डिटरमाइन रोल्स ऑफ मेन एंड वुमन इन वॉर, interviewing personal narrative, historical analysis to highlight myths that men are just warriors and women are beautiful souls. तो ये मतलब थोड़ा सा ठीक है लिखने जैसा है। Just war against terror, impassioned defense of the war on terror based on just war theory. सिंथिया एनलोय है। सिंथिया एनोल तो फेमस है, everyone might be knowing. सेकंड और थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म दोनों में कौन है ये सिंथिया एनोल? इनका बुक का नाम है बनानास बीचेस एंड बेसिस, 1989 का बुक है, बनानास बीचेस एंड बेसिस। ये फेमिनिस्ट एम्पिरिसिज्म स्कूल से एसोसिएटेड है। हाँ, ये समरी पढ़ने बोल देता है पहले ही। Feminism can be broadly defined as movement of social advancement of women. However, it has taken a wide range of forms, with distinctions particularly being made between feminist traditions oriented around the goal of gender equality and those that place greater emphasis on women being woman identified. Gender lens of empirical feminism is primarily concerned with add women to existing analytical frameworks, especially in the attempt to tackle gender gaps between women and men. यार पढ़ना है क्या ये? सर बस इसमें तो यही है, और एक ये है सर कि जो प्लेटो था उन्होंने मतलब सबसे पहले फेमिनिस्ट वगैरह की बात करी थी, और उन्होंने मतलब ये कहा था कि जो वुमेन है उनको भी सारे रस मिलने चाहिए सर। उसके अलावा जो एरिस्टोटल था, एरिस्टोटल ने सर वो कहा था कि उनको, पर एरिस्टोटल ने जो फीमेल थी, वुमेन थी, उनको सिटीजनशिप वगैरह देने से भी मना कर दिया था, और ये कहा था कि ये जो मैन होते हैं, मैन को प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको भी। फेमिनिस्ट रहते हैं ना, उनका एक बार बोल देता हूँ मैं, जो लिख लिया एक बार देख लो। फर्स्ट वाज एन टिकनर, एन जे थे ना, एन जे टिकनर अपनी बुक वेयर आर वुमेन, उसमें क्वेश्चन करती है वेयर आर वुमेन, और मॉर्गेंतो की जो 6 प्रिंसिपल्स होते हैं रियलिज्म के, उसको रिफ्रेम करने के लिए बोलती है। एक फ्लॉ जो उठाती है कि सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट का नैरो इंटरप्रिटेशन हो रहा है, उसको प्लान करना चाहिए। सिक्योरिटी में ह्यूमन सिक्योरिटी और वुमेन की सिक्योरिटी भी इंक्लूड नहीं कर रहे तो इट विल बिकम एन अनार्किकल स्टेट वेयर रूलर्स विल जस्टिफाई देयर anarchical nature in the name of national interest. तो एन जे टिकनर का ये था। देन सिंथिया एनोल, सिंथिया एनोल की एक आर्टिकल थी, जेंडर इज नॉट इनफ, द नीड फॉर फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस।
ये आर्टिकल थी। शी सेज प्रॉब्लम वुमेन और मेन से नहीं है, it is about inclusion of masculinity in the war. She says feminist consciousness with gender lens will include perspective of sensitivity to both masculinity and feminist. मतलब उनका बोलना है कि वुमेन, गर्ल्स और क्वीर ये तीनों जो है ना, इनको प्रॉब्लम इसलिए होता है not just because of the gender issues but works attached with अगर कुकिंग को एग्जाम्पल ले रही है, अगर कुकिंग को सिर्फ वुमेन का नहीं हर किसी का है और डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रमोट कर रहे हैं, मास्कुलिनिटी का जो इल इफेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, इज व्हाट सिंथिया नोएल वाज टेलिंग। जूडिथ बटलर बोलती है एक कॉन्सेप्ट दिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एज परफॉर्मेटिव, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो वो बोलती है कि एक अजम्पशन क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स डोमेस्टिक चीजों को इफेक्ट कर रहा है, बट दैट डजंट वर्क ऑल द टाइम, इसीलिए वुमेन नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। वाज हर थॉट प्रोसेस। जो फेमस फेमिनिस्ट रॉब है, आई थिंक हर नेम इज डोंट नो, रॉबर्ट KEOHANE, वो बोलते हैं कि फेमिनिस्ट मतलब ही इज अ क्रिटिक ऑफ फेमिनिस्ट। वो लोग मुद्दा तो सही उठा रहे हैं मगर सॉल्यूशन जो दे रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन में साइंटिफिक नेचर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको डेटा प्रोवाइड करना चाहिए, बैकिंग। तो ये मैंने लिख लिया था। इसके साथ साथ मार्च 10 को जो वुमेन्स डे था 2022 में, एन रमणा was mentioning that gender justice, if not built on foundations of feminist jurisprudence, तो फ्रेजाइल होगा। उनका एक क्रिटिसिज्म था, रिसेंटली ही रिकमेंडेड लाइक 30 और कितना 37 वुमेन को रिकमेंड कर रहे थे इन हाई कोर्ट्स, सिर्फ 17 लोगों को अपॉइंट कर रहे थे। तो ही वाज अनहैप्पी दैट फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस के बिना अगर जेंडर जस्टिस को हम देखा जाए तो इट इज वेरी मच फ्रेजाइल, एंड बोल रहे थे कि इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, फाउंडेशन सही नहीं। वो ये मैंने लिखा, मेरा नोट्स में इतना ही था। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू वेरी मच सुशील सर। सत्यम सर आगे पढ़ेंगे क्या आप? दशरथ सर, वुड यू लाइक टू रीड? यस सर, प्लीज। इसी से पढ़ना है ना? हाँ, जो सामने दिख रहा है ना टेररिज्म का, जो पहला फर्वर इज द वेपन ऑफ द, ये है ना, हाँ वहां से कर लीजिए। फ्रेंड्स फिल्म, ये तो ये आपने कहाँ से? हाँ, फर्वर इज द वेपन ऑफ द इम्पोर्टेंट। ये किन्होंने बोला? जिन्होंने जो बोला याद नहीं है। इन इंटरफ्रेंस फेनोमेनन, ठीक है। तो ये हम किसको कहाँ यूज कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन में या मोस्टली कंक्लूजन में कहीं भी जाएगा। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टेररिज्म हैज बीन द इशू ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस टिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सिंस द इवेंट ऑफ September 11, 2001, terrorism is recognized as the principal security threat. Thus from peripheries terrorism has become one of the core issue. तो पहले पेरिफेरी में था, अब कोर में बन गया। अब मुझे लग रहा है कि ग्लोबल इश्यू में इस बार फिलहाल ठीक है, चलता रहता है, कोर में ही चलता रहता है। व्हाट मेड टेररिज्म में कोर ग्लोबल कंसर्न्स, तो कॉजेज क्या है जिसके कारण कोर हुआ है? तो फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। क्यों? तो कैसे? तो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेज द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, MNCs, सोशल मूवमेंट्स, NGO। तो ये बिलियर्ड बॉल मॉडल वाला आ गया। और एक चीज़ और आ गया जो जॉन लीस गैडिस वाला था, न्यूमरस पॉइजनस स्नेक्स वाला स्टेटस। फिर सेकंड, US डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, GWOT, जॉर्ज बुश वाला, आफ्टर 9/11। उसके पहले उन्हें लगता था टेररिज्म मजाक चल रहा है, इंडिया ने बोला कि हमारे यहाँ तो पहले से चल रहा है, तुम सुनते नहीं थे, ठीक है। इट इज USA दैट हैज मेड टेररिज्म ग्लोबल कंसर्न। हाँ, तो USA का एजेंडा है। वी कैन ऑल्सो अप्लाई कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट, नेशंस सेक्रेटाइज द इशू, बैरी बुझान वाला। USA has securitized terrorism, that's it. So whether there is a global terrorism or not, तो इस पर डिबेट चलता है, तो देखेंगे। Not to the extent it is being talked about, जैसा बोला जा रहा है उतना तो नहीं। By its ideology,
देखते हैं। मोर देन अलकायदा, इट इज ISIS चल रहा है आजकल ज़्यादा। विच इज गिविंग राइज टू ग्लोबल टेररिज्म, इट इज सेड दैट सिक्योरिटी इज ए स्पीच एक्ट, ग्लोबल टेररिज्म इज नॉट अ बिग कंसर्न टिल डेट एज इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो इट इज ऑल अबाउट क्या है ना, कंस्ट्रक्शन है कि जितना आप उसे बताते, जैसे नैरेटिव बिल्डअप करते उसके अराउंड, उतना ही दिखता है, जितना दिख रहा है उतना है नहीं, ऐसा ही बोला गया है। ठीक है, आगे। व्हाट इज टेररिज्म? Terrorism can be considered as a political strategy to gain certain political ends. It is as old as human race. तो इसका डिफिनीशन भी इससे स्टार्ट कर सकते हैं ना क्वेश्चन का भी, कि इट इज ए पॉलिटिकल टूल बाय टेरराइजिंग द पीपल और यूज ऑफ वायलेंस एंड टेरर टू गेट पॉलिटिकल माइलेज और गेन, ये है। और इसका जो हिस्ट्री है वो एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस है। ठीक, द टर्म टेररिज्म इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, यदि आप मॉडर्न सेंस में देखें सिस्टमेटिक वे में, तो the period from 1793-94 is called as rule of terror. There were mass executions by Jacobins led by Robert Pierre. Later on, the term terrorism came to be associated with the communists. Communists had the aim of insurrection. Towards First World War, terrorism has been used by those who wanted their own nation. ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से कहानी स्टार्ट हो गया था। जो ना फर्स्ट वर्ल्ड वार का काउज भी था सेरेजोवो में, आपको फर्डिनेंड कुछ इस तरह का था जिनको गोली मारी गई थी। तो नेशन बिल्डिंग से चल रहा था। फिर आयरलैंड का जो था उधर भी चल रहे थे निहिलिस्ट, ये कुछ बोलते हैं आयरिश रिवॉल्यूशनरी। इट इज बिलीव्ड दैट टेररिज्म इज ए नॉन वेस्टर्न फेनोमेना, बट द फैक्ट इज देयर हैज बीन टेररिस्ट मूवमेंट इन नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरिश रिवॉल्यूशनरी आर्मी बॉस्के, ETA, ये पता नहीं क्या है, बास्क, FLQ इन क्यूबेक ETC, ये कनाडा में है। ठीक है। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड टेररिज्म इज प्राइमरली लिंक टू द मिडिल ईस्ट एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो टेररिज्म है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो डील करता है कि मिडिल ईस्ट में है, इस्लामिक वर्ल्ड के कारण आता है, लाइक पैलेस्टीनियन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्टीन का है। हाउएवर स्कॉलर्स लाइक नोआम चोम्स्की एट्रीब्यूट टेररिज्म इन मिडिल ईस्ट टू द जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी हैं और वो यूएसए को बोलते हैं यूएस एज द फर्स्ट टेररिस्ट स्टेट। लैकवर हैज कैटेगराइज टेररिज्म इनटू टू टाइप्स। पहला बोलते हैं कि टेररिज्म फ्रॉम एबव है, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं और स्टेट लेड होते हैं। दूसरा है जो टेररिज्म फ्रॉम बिलो, इट इज लेड फ्रॉम बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। तो हमारे कश्मीर में ना दोनों है, सीमा पार आतंकवाद जिसे कह सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फर्स्ट टाइप का, तो क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये हो गया। अब देखेंगे टाइप ऑफ वार ऑफ टेररिज्म। तो इसे एसिमेट्रिकल वार बोला जाता है क्योंकि दोनों तरफ से फौजें आप आमने सामने होकर नहीं लड़ती है, दोनों का कैपेसिटी भी एक जैसा नहीं होता। द रीजन इज टेररिज्म इज ए वेपन ऑफ वीक, हमने फ्रैंक फैनन वाला देखा है, फर्वर ऑफ इम्पोर्टेंट। Those who cannot prevail over the opponent will go for the guerrilla war to compensate the greater strength of enemy. स्ट्रेटजी पे फोकस कर लेते हैं। The strategy of terrorism include war of attrition, protracted struggle to weaken the power of the enemy. थका दो। The distinguishing feature of terrorism is propaganda and highly publicized atrocities, कि वो सामने वाला बहुत बुरा कर रहा है, हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हमें करना है जिहाद। So called use of jihad in terrorism is kind of propaganda. To intimidate enemy and to mobilize the popular support। तो अब enemy में डर पैदा करना है, अपने लिए popular support गार्नर करना है। Terrorism is ideologically contested, emotionally charged and pejoratively used term। ठीक है। There are two interpretations of terrorism। पहला है conventional interpretation, दूसरा है radical। तो convention वाले बोलते हैं कि attack on the civilized humanitarian values, threat to humanity होता है terrorism के कारण। रेडिकल व्यू जो इंटरप्रेट करते हैं टेररिज्म को, वो क्या बोलते हैं कि दे व्यू टेररिज्म एज एन अटेम्प्ट टू एडवांस जस्टिस, इट इज एन अटेम्प्ट टू काउंटर बिगर वायलेंस। अब ये पाकिस्तान के साइड से देखोगे तो उनका नैरेटिव वो रेडिकल व्यू टाइप का लगता है। ठीक है, सबका अपना है, लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं वो बताते नहीं। ओवरऑल अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ए प्रोपेगेंडा। क्रिटिकल स्कूल है वाला पॉइंट भी है ना, नोम चॉम्स्की वाला भी थोड़ा रेडिकल व्यू पॉइंट है। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई वेस्टर्न पॉलिसी जो है उसका नतीजा है टेररिज्म हो रहा है। हाँ, सही कह रहे सर। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बोल रहे, स्टेट इज ऑपरेसिव स्टेट, मतलब ऑपरेसिव स्टेट को ऑपरेसिव मैकेनिज्म मशीन्स बोलते हैं और वो टेररिस्ट बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के एजेंडा के कारण होता है वायलेंस, रिप्रेशन, और उसको काउंटर करने के लिए टेररिस्ट आते हैं, जस्टिस बढ़ाते, एडवांस करते। जी सर, एग्जैक्टली।
थर्ड है क्रिटिकल स्कूल, ये बोलते हैं दे आर अगेंस्ट इंसेंशलाइजिंग टेररिज्म, इट मीन्स वार्न अगेंस्ट लिंकिंग टेररिज्म टू ए पार्टिकुलर रिलीजन और ए कल्चर। ये बोलता है कि होता है ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नेक्स्ट, टेररिज्म इज ए हाईली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। तो ये तो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एवरी काइंड इट विल बी देयर कि ये, और हमें हाईली कॉन्टेस्टेड आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी मिला। एक CCIT था, हमें नाम पूरा फॉर्म भूल रहे कि हम लोगों ने प्रपोज किया था कि टेररिज्म को डिफाइन कीजिए, 1994 या इसी के आसपास यूनाइटेड नेशंस में दिया था, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ जियो पोलिटिकल कंसर्न्स। अब जो 9/11 हुआ तो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट कर दिया, ये उनका एजेंडा है। CCIT सर कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म था। जी, ओके सर, थैंक यू। टाइप्स ऑफ टेररिज्म में देखेंगे तो एक इंसरेक्शनरी टेररिज्म है, टू ओवरथ्रो द स्टेट, दैट काइंड ऑफ LW लेफ्ट विंग टेररिज्म है। फिर नेशनलिस्ट टेररिज्म है, टू ओवरथ्रो फॉरेन ऑक्यूपेशन, जो आयरिश वाले बोल सकते हैं या तो हमारे रिवॉल्यूशनरी थे, उसको टेररिज्म में मत डालिएगा। ग्लोबल टेररिज्म में है तो ग्लोबल ही है, और उसमें है कि दो पार्ट बोल रहे, टू वीकन US हेजेमनी, जैसे ISS, अलकायदा। द एम इज टू इन्फ्लिक्ट डैमेज और ह्यूमिलिएशन ऑन द ग्लोबल पावर। तो अलकायदा का जो सिलेक्शन ऑफ द टारगेट था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो लिबरल वर्ल्ड या न्यू लिबरल आइडियोलॉजी बेस्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन का सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस पर अटैक करना, फिर मेन लैंड पे टारगेट को सिलेक्ट करना, ये सब उसी का था। बी में है कि टू चेंज द ग्लोबल सिविलाइजेशनल वैल्यूज, दैट इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी वहां पर जाता है, सिविलाइजेशनल वैल्यू लिबरल वैल्यू को अटैक कर रहे थे। फोर्थ है न्यू टेररिज्म, तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें है कि अर्लियर टेररिज्म वाज सेकुलर, मीन्स नेशनलिज्म के लिए, टू इंड कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉइटेशन के लिए। न्यू जो है रिलीजियस है, मेजोरिटी ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिलीजियस कैरेक्टर, रिलीजन इटसेल्फ हैज बिकम एन आइडियोलॉजी। जी, अब कंपेयर करेंगे कि ओल्ड और न्यू में क्या क्या डिफरेंसेज है या सिमिलरिटीज है, दोनों कंपेरिजन में लिखा जाता है। तो ओल्ड टेररिज्म वाज सेलेक्टिव, प्रैग्मेटिक, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। न्यू टेररिज्म इज ए सैक्रेड ड्यूटी, वो रिलीजन के नाम पे कि यू हैव टू डू एंड यू विल अचीव दिस एंड योर गॉड विल ब्लेस यू विद दिस। ओल्ड टेररिज्म वाज सेटिस्फाइड विथ लिमिटेड चेंजेस और पार्शियल एकोमोडेशन ऑफ डिमांड्स, क्योंकि वो पॉलिटिकल होते थे, प्रैग्मेटिक होते थे, तो उन्हें लगता था कि ये मिला, चलो इंक्रीमेंटल बेनिफिट है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट कुछ और स्टेप उठाएंगे, तो वो सेटिस्फाई हो जाते थे, एकोमोडेटिव भी हो जाते थे। न्यू टेररिज्म हैज बिकम ए टोटल वार, एकदम से जो जब तक वो इन द कंप्लीट एम अचीव नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं। इट इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल चेंज, इट इज द चेंज ऑफ सोसाइटी, मॉरल वैल्यूज, वे ऑफ लाइफ, इसी को फोकस कीजिएगा तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आएगा हंटिंगटन वाला। 3 है ओल्ड टेररिज्म वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, देयर वाज मिलिट्री स्टाइल, कमांड एंड कंट्रोल। जैसे आप एग्जाम्पल में लिखें, क्या ना लिखे, ठीक है, वो जैसे सूर्यसेन थे, कृपला दत्त था, ठीक है, ना भी लिख सकते रहने दीजिए। न्यू टेररिज्म इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन रादर एन आइडिया, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, आइडिया है, फिर भी इंस्टीट्यूशन तो बना ही डाले थे उन्होंने। अलकायदा और ISIS इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, ये कह सकते हैं, अच्छा, इट इज एन आइडियोलॉजी, ओके, हेंस इट इज डिफ्यूज्ड, लीडरलेस, एमोर्फस, कनेक्टेड टू द सेल्स। ISIS एंड अलकायदा रिप्रेजेंट लीडरलेस जिहाद। लेकिन आपको जो यहाँ पर आतंकवाद मिलते हैं हमारे यहाँ इधर क्या बोलते हैं कश्मीर में, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो उधर के पाकिस्तान से आ रहे हैं, उसमें तो ना लोकल एरिया कमांडर ये सब निकलते रहते हैं। लेफ्ट विंग में तो बहुत से भर भर के प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल है। सिंस इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन एंड आइडियोलॉजी, इट इज नॉट इनफ टू एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडर, इट गिव्स राइज टू फुट सोल्जर्स, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज। अब इसमें बोलते हैं कि स्लीपर सेल्स हो गए, या आप बोल सकते हैं लोन वुल्फ अटैक्स है, और जो ISIS उधर चल रहा था लिवांट में, तो उधर इन्होंने अब इधर माली वाला कौन है भूल गया, अल शबाब के साथ सोमालिया में बोको हरम, उन्होंने बोला कि मैं उसका एक्सटेंशन हूँ, एलिजेंस किया, तो आप उधर छोड़ रहे, इधर पकड़ रहे, किसी को मार दीजिएगा उसको लीडर से, तो 5 कहीं भी खड़े होकर बोलेंगे कि हम आई एम पेइंग एलिजेंस टू ISIS, तो इसके कारण फुट सोल्जर्स बहुत आ गए, तो हेंस इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज। दस द न्यू टेररिज्म इज मोर डिस्ट्रक्टिव, ग्लोबलाइजेशन हेल्प्ड इन मेकिंग इट ग्लोबल। Exactly. However, it is believed that threat is overstated. Terrorism is still confined to certain countries. Jihadis are not a cohesive entity. Jihadis are turning into motley groupings. What is this motley grouping? ठीक है, आगे देखते हैं, यदि समझ में आए तो बताइएगा। मोटले मतलब वो इनकॉम्प्रेसिव, वेरिड इन अपीयरेंस और कैरेक्टर डिस्पैरेट, मतलब जिहादी जो है ना, कोई एक ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड का जिहाद एक साथ में वो
कॉन्ग्रुएंस रूप में या सिंक्रोनाइज मैनर में वर्क कर रहे हैं। किन्हीं को विमान आया मैं जिहादी हूँ वैसा वाला है, छोटा छोटा अपना ऑटोनोमस और अपने अपने एजेंडा लेकर। द कंसर्न इज चेंजिंग फ्रॉम आइडियोलॉजिकल टू इकोनॉमिक। ये आपको कश्मीर में दिखेंगे कि उन्होंने फंडिंग ले लेकर ना अपने बच्चों को पढ़ा रहे, बड़े बड़े बिल्डिंग होटल खड़े कर रहे हैं। तो द जो सो कॉल्ड ग्लोबल कैरेक्टर इज हार्डली इंट्रिंसिक, तो मतलब ग्लोबल कैरेक्टर तो है नहीं उसमें, सब मतलब डिसलोकेटेड है, डिसजॉइंटेड है, स्पोरेडिक है, लोकलाइज्ड है। अदर्स आर डिस्क्राइबिंग एंड यूजिंग द टर्म, ठीक है। द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज आर स्मॉल इन कंपेरिजन टू रेगुलर वॉरफेयर, ठीक है, बट वो फियर और टेररिज्म को कौन बोलेगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ यूएसए, ठीक है, हंटिंगटन का वाला वो बोल रहे हैं। The aim is to keep Western world united and controlled by USA after the end of communism. That is there. Terrorist campaigns have hardly been successful in most of the situations. It has provoked popular hostility. ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या दिखा रहे हैं, तो इट मे बिकम मोर डेंजरस। देयर इज ए फियर दैट टेररिस्ट कैन एक्वायर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD, न्यूक्लियर वाला, war, new tactics like lone wolf attacks inspired by religion and seen as a martyrdom, ठीक है। तो ये आपको निगेटिव चांसेस ही ज़्यादा दिख रहे हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, यदि काउंटर ग्लोबल कंसर्न है तो ग्लोबल लेवल पे इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डील करना पड़ेगा। और स्ट्रेटजीज क्या क्या है, तो रियलिस्ट अप्रोच बोलते हैं, अच्छा अप्रोच के हिसाब से चल रहे हैं। रियलिस्ट वाले बोलते हैं सिंस दे आर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी हैंस शुड बी काउंटर्ड विथ ऑल मीन्स, नो रिगार्ड फॉर सिविल लिबर्टीज और राइट्स, स्पेशली ह्यूमन राइट्स। एक डिबेट आता है ना कि शुड ह्यूमन राइट्स बी एक्सटेंडेड टू टेररिस्ट, तो रियलिस्ट बोलते हैं ना, नॉट एट ऑल। लिबरल्स बोलते हैं लिबरल्स फेस द डायलेमा, उन्हें ना नेशनल इंटरेस्ट को वो लिबरल्स तो छोड़ते नहीं है, लेकिन वो फेस कर जाते हैं कि तरीके कैसे अपनाऊं। लिबरल्स फेस द डायलेमा हाउ टू काउंटर फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लिबरल वैल्यूज देमसेल्फ। डायलेमा ही फंसते हैं। इफ दे एकोमोडेट फंडामेंटलिस्ट इट विल क्रिएट प्रोटेस्ट मूवमेंट, इफ दे डू नॉट एकोमोडेट इट विल काउंटर देयर ओन वैल्यूज। क्रिटिकल स्कूल वाले क्या बोलते हैं कि दे सजेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन होलसेल एंड रिटेल टेररिज्म, ठीक है। चोम्स्की बोलते हैं एक्यूज्ड यूएसए फॉर होलसेल टेररिज्म एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एज रिटेल टेररिज्म। उन्होंने डिफाइन किया, रादर चोम्स्की ने ही इस चीज़ को सिस्टमेटिकली एनालाइज किया है। तो जो स्टेट कर रहा है वो होलसेल है। अब जैसे देखो यमन में क्या चल रहा है, वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टेरराइज है पीपुल, बट उसे नहीं बोलेंगे, रिटेल वाले पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। रशिया कर रहे हैं तो उसे क्या क्या बता रहे हैं, खुद कर रहे हैं उसे चुप है बैठे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं फर्स्ट वी हैव टू रिजेक्ट द स्टीरियोटाइप। सोशल कंस्ट्रक्टिविटी है तो हमारे कंस्ट्रक्ट पे ही फोकस करेंगे, तो स्टीरियोटाइप हटाना है। व्हेन वी कीप ऑन ब्रांडिंग सर्टेन ग्रुप्स एज टेररिस्ट वी आर ओवरलुकिंग मैनी अदर एक्टर्स हु आर आल्सो टेररिस्ट। ब्रांडिंग सम एज टेररिस्ट अलाउ अदर्स टू लेजिटिमाइज देयर टेररिज्म, ठीक है, मौका मिलता है वो लेजिटिमाइज करते। अमॉन्ग द काउंटर स्ट्रेटजीज फॉलोइंग आइडियाज आर प्रोपोज्ड। सर इसमें एक टर्म आता है ना, गुड टेररिज्म वर्सेस बैड टेररिज्म, इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है इसको। जी सर आगे बताइए। ये अमेरिका में जो, ये अफगानिस्तान में जो तालिबान वाला चल रहा था, तो कुछ लोग हक्कानी वगैरह, कुछ लोग ने अमेरिका से डील करने के लिए रेडी थे, तो उनको उन्होंने गुड तालिबान बोल दिया, और जो रेडी नहीं थे उन्होंने बोला था कि अमेरिका को तो निकाल के फेंकूंगा, तो उसे बैड तालिबान बोल रहे थे। इंडिया बोला कि कोई गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता। तो हमारा शुरू से ही स्टैंड क्लियर है 1989 से ही, 1990 से ही, कि कश्मीर में जो हो रहा है वो बैड ही है, पाकिस्तान का हाथ है। 90s में हम लोगों ने CCIT के लिए पुश किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब वो अपने एजेंडा के लिए गुड बैड कर रहे थे, तो हमने बोला कि नहीं, हमारा स्टैंड क्लियर है, इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए हमने चीज़ों को सही से रियलिस्टिकली देखा है। ये था गुड बैड वाला इशू डिबेट, ठीक है। Among the counter-terrorism strategies following ideas are proposed. First है strengthen the state security कीजिए, फिर military repression कीजिए। However, terrorism through this method can only be reduced to manageable level. It cannot be ended. ठीक है, वो बोलते हैं कि violence is not a solution to violence, but anyhow it must not be left. Heart and mind strategies, not just dealing with the symptoms rather than treating the cause. That is also there. Political bargain करने, however it may not work against the fundamentalists because they want to create the new order rather than the political accommodation. तो हम जो कंपेयर कर रहे थे ओल्ड और न्यू में, तो पुराने वाले प्रैग्मेटिक होते थे, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती थी, अभी नए वाले जो हैं एकदम से ऑल आउट चेंजिंग द सिस्टम। अब वो एकोमोडेट हो ही नहीं, वो बोले सिस्टम ही हटाओ, मेरा वाला लाओ,
तो फिर कैसे वो फंड उसको यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे? तो ये फंडामेंटलिस्ट आ जाते हैं ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, बाकी मैं सुनूंगा ही नहीं। It is suggested that excessive force is counterproductive. Terrorism achieves its ends not by the violent attacks but by communicating the legitimacy. तो ये जो खास करके यदि आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस इसलिए पाया कि स्टेट अंदर मतलब इन्वॉल्व होकर डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे और अपना लेजिटिमेसी नहीं दे पाए। उन्होंने लेफ्ट विंग वालों ने ये फैला दिया लोकल पॉपुलेस में कि लेजिटिमेसी है, हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, हम आपका हक छीना जा रहा है और हम आपके लिए। तो यहाँ पर आपको दिखता है वेन अब कुछ समय के लिए आपको कश्मीर में भी उन्होंने किया, बाद में जब पीपुल वहाँ से डिसइंचेंटेड होने लगे उसी से टेररिज्म से, तब ये सक्सेस होने लगा। मतलब हमारी स्टडी सक्सेस कर रही थी। ये चीज़ें देख सकते हैं आप। वेन गवर्नमेंट बिकम्स मोर रिप्रेसिव सिंपैथी टर्न्स टुवर्ड्स द टेररिस्ट। ऑब्वियसली द स्ट्रेटजी ऑफ टेररिस्ट इटसेल्फ इज टू ड्रेन गवर्नमेंट इन द साइकिल ऑफ रिप्रेशन। तो उनका टूल होता है कि उसे फंसा दो, गवर्नमेंट को ऐसा करो कि गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स को यहाँ लाना पड़े, मिलिट्री स्ट्रेटजी यूज करनी पड़े, और मिलिट्री स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो नोइंगली और अनोइंगली गलत चीज़ें होंगी और फिर उसके बाद काउंटर साइक्लिकल प्रोसेस बन जाएगा, विशियस साइकिल, डिलेजिटिमाइज होने लगती है स्टेट। वंस गवर्नमेंट स्लिप्स इनटू अथॉरिटेरियनिज्म इट बिकम्स मोर कन्विंसिंग टू लेजिटिमाइज देयर ऑन एक्शन। ठीक है, hence it is suggested that terrorism cannot be tackled only by robust state security approach. There is need to fight war at two levels: war of position, war of movement. ये ग्रामसी वाला है। तो हमारे जो काउंटर स्ट्रेटजी जो चल रहा है इसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। हम लोग मतलब हम लोग फार फ्लंग एरियाज में भी काउंटर टेररिस्ट मतलब हमारे अपने फोर्सेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, फिर बाहर मैनेवर भी पैम्पलेट बांटते हैं, एजुकेशन देते हैं, नेटवर्क दे रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट से ऐड कर रहे हैं। The war of position will require the use of soft power. In the war of terrorism, state need to gain moral high ground. Hence, the state needs to appear more sensitive to human rights, protection of freedom and development. अब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 फॉर्मूला दिया है, 5 पॉइंट फॉर्मूला टू काउंटर टेररिज्म। फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ टाइमली एंड एक्सटेंडेबल इंटेलिजेंस। तो ये ठीक है, इंटेलिजेंस रहेगा तो इफेक्टिवली आप उसे मैनेजेबल लेवल तक ला सकते हैं आराम से। प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम बाय टेररिज्म। Building capacities to increase border controls, obviously. Sharing the information on movement of persons and designation of counter-terror focal points for effective response. तो आपको ये दिखेगा military strategy. Now, on global level, India has also proposed CCIT, that is Comprehensive Convention on International Terrorism, in 1996. What is the feature of CCIT? तो except the what इन्होंने क्या बोला, इंडिया ने प्रपोज किया था, accept the universal definition of terrorism to be adopted in the domestic law. It means no differentiation in good and bad terrorist. लेकिन अमेरिका नहीं, अमेरिका इसको ना पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करता है। तो याद कीजिएगा चोम्स्की वाला, उसे अच्छा लगता है वो ये डिक्टेटर अच्छा है, वो डिक्टेटर खराब है, ऐसे टेररिस्ट में भी करते हैं। जो उनको जो पॉलिटिकल स्टडी सूट करते हैं वो अपना बढ़िया है। बैन ऑल टेररिस्ट ग्रुप्स एंड शट डाउन ऑल टेररिस्ट कैंप्स रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, इंडिया ने बोला। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑल टेररिस्ट अंडर स्पेशल एंटी टेरर लॉज, सभी को। मैंडेटरी एक्सट्राडिशन ऑफ टेररिस्ट इन्वॉल्व इन द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, तो स्टेटस क्या है सीसीआईटी का? इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय फॉलोइंग ग्रुप्स। यूएसए ये बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि एक्सक्लूड द एक्ट्स कमिटेड बाय इट्स आर्म्ड फोर्सेज विदाउट द मैंडेट ऑफ यूएन। ये मैं समझा नहीं। ये सजेस्ट करते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेज यूएन मैंडेट के अंदर काम कर रहे हैं तो उनके जो एक्ट्स है उसको बाहर निकालो। नहीं, ये कह रहा है कि आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, अगर एक्शन करना हो तो यूएन का मैंडेट चाहिए, ऐसा। मतलब कोई भी कंट्री यूएसए की आर्मी के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लेगा, कुछ भी करे हो, कुछ भी एक्ट्स ऑफ वायलेंस करे, पर उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा, ऐसा। ओके, वो ऐसी कंट्रीज बोलती है नेशनल लिबरेशन मूवमेंट को एक्सक्लूड करो, तो सारा रहता है तो इधर ही फैला के बैठे, सबको नेशनल लिबरेशन मूवमेंट नाम दे दो, वो खुद ही कॉन्टेस्टेड होता है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोलते हैं दे आर कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, तो वो तो कितना बढ़िया झंडा उठा लिया उन्होंने भैया। व्हाट इज अ सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया? फॉर द फर्स्ट टाइम SCO हैज अप्रूव्ड CCIT। चलो बढ़िया, प्रोग्रेस सो फार। द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन इज नॉट इनफोर्स्ड येट सम अदर कन्वेंशंस आर इनफोर्स्ड। क्या क्या? 1997 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग, 2005 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सपरेशन ऑफ द एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। तो 2 आया 97 में, 8 साल बाद 2005 में।
FATF भी बोल सकते हैं ना अपन. हाँ सर, FATF को Terror financing is mentioned there specifically. एग्जैक्टली सर. कॉफी एंड नान ने स्ट्रेटजी ऑफ 5 Ds दिया है टेररिज्म के लिए. कॉफी नान बड़े अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जगह बोले यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, डेमोक्रेसी पे, इस पे डिस्ट्रीब्यूट. फर्स्ट उन्होंने बोला है कि स्ट्रेटजी ऑफ 5 Ds क्या है, तो डी से स्टार्ट हो गए सारे. फर्स्ट, डिसुएड द टेररिस्ट ग्रुप्स टू रिसोर्ट टू टेररिज्म. ठीक है, कैसे करेंगे वो बताए होंगे शायद. डिनाई मीन्स टू कैरी अटैक्स. ठीक है, जो हमारे इंडिया वाले ने बताया था अपने स्ट्रेटजी 5 पॉइंट में. डिटर स्टेट्स फ्रॉम सपोर्टिंग सच ग्रुप्स. बढ़िया है, तो हम बार बार बोलते हैं. डेवलप कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू प्रिवेंट टेररिज्म. बढ़िया है, शानदार. सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर बहुत. डिफेंड ह्यूमन राइट्स. बढ़िया है, शानदार है. According to Kofi Annan, terrorism and human rights are not conflicting, rather mutually reinforcing. Any strategy to fight terrorism has to be grounded in rule of law, victim-centric, reduce the appeal of terrorists, ये हो गया सॉफ्ट पावर टाइप का. सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन अगेंस्ट प्रोपोगेंडा वॉर, ये भी सॉफ्ट पावर. डील विद द रूट काउजेज लाइक पॉवर्टी, सॉफ्ट पावर. कोऑपरेशन अमॉन्ग द नेशंस, कंडेम टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स, व्हॉमसोएवर, व्हाटसोएवर, वेयरएवर. बढ़िया, ब्यूटी. Implemented international conventions. ग्लोबल से 9 है, ग्लोबल सोलिडरिटी विल वीकेन द टेम्पटेशन टू यूज टेररिस्ट टैक्टिक्स. यही नहीं आएगा लास्ट में, मतलब होगा नहीं एग्जैक्ट. ग्लोबल कंसर्न है, इसलिए ग्लोबल सोलिडरिटी होना ही चाहिए. अभी जो एंटोनियो गुटेरेस का एक आर्टिकल हम लोगों ने शायद शेयर किया था ना कभी, कि आवर फेट आर टाइड टुगेदर, तो वो कोविड के बोल रहे थे पैंडेमिक में, और सारी चीज़ों का नाम ले रहे थे. तो वही बात है, ग्लोबल सोलिडरिटी विल वीकेन द टेम्पटेशन टू यूज टेररिस्ट टैक्टिक्स. ठीक है. There is a big question mark on the future of human civilization because terrorism has become catastrophic and there is a fear of non-state actors acquiring even the weapons of mass destruction. तो जिस दिन किसी के हाथ लगा, फिर उस दिन देखो कैसे सपने आते. Some scholars believe that the threat is overstated. वो अभी भी सोच रहे. Kofi Annan has suggested 5D strategies. ये इसको conclusion टाइप का जा रहा है. Still civilization can win over the most violent and animal instincts of human race, subject to the condition we are determined to save the humanity and fight against terrorism. We have to reject terrorism in any form, anywhere. Humanity have no option but to prevail over terrorism. It is a time to really cover comprehensive convention proposed by India. Wow. काफी समराइज कर रहा है जी. मैंने टेररिज्म के टूल्स के बारे में एक आंसर लिख लिया था. उसमें दो एक रेडिकल व्यूज है, वो बता रहा हूँ. बट अगर आंसर में लिख रहे हैं तो उनको समझ के लिखना पड़ेगा. पहला है हना अरेंट की व्यू. हना अरेंट सेज इन ए टोटलिटेरियन स्टेट जब भी कोर्सिव पावर यूज कर रहे हैं तो स्टेट खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है. तो एब्सेंस ऑफ सिविल सोसाइटी will empower state to become a totalitarian state which is nothing less than a terrorist organization built on the basis of aggressive nationalism. मतलब स्टेट को ही खुद ऑर्गेनाइजेशन बता रही, बिल्ट ऑन बेसिस ऑफ अग्रेसिव नेशनलिज्म. तो हना अरेंट की व्यू है, बट तो उनको संभाल के लिखना पड़ेगा. दूसरा है अमर्त्य सेन का. अमर्त्य सेन से मार्केट फंडामेंटलिज्म जो है, आई थिंक न्यू लिबरल्स को बोल रहे होंगे. मार्केट फंडामेंटलिज्म यूजेस स्ट्रेटेजी ऑफ प्लान्ड ऑब्सोलेंस टू क्रिएट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो वो बोलते हैं, आई थिंक यूएस को वगैरह को टारगेट कर रहे होंगे. मार्केट फंडामेंटलिज्म को कोई भी प्रोपोगेट कर रहा है तो प्लान्ड ऑब्सोलेंस की चीजें यूज करते हैं. ही वॉज एक्चुअली गिविंग एन एग्जांपल एज स्कूल्स हो, जो कोई भी वेलफेयर इकोनॉमिक के लिए चीजें चाहिए उनको ऑब्सोलेट करके कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करना ही पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे. तो ये तो दो रेडिकल व्यूज थे. अगर आंसर टूल्स ऑफ टेररिज्म के जैसा तो यू कैन, वरना थोड़ा बहुत टोन को संभाल के लिखना पड़ेगा.
आवाज आ रहा है क्या मेरा? जी सर। यस अच्छा, चलो आगे आगे चलते हैं। फिर अभी एक बार क्विक समराइज कर लेते हैं टॉपर नोट्स के थ्रू। तो टेररिज्म में लिखा है फर्वर इज द चॉइस ऑफ वेपन ऑफ इम्पोर्टेंट। ये है फ्रांस फैनॉन। इसको यूज कहाँ करेंगे समझ नहीं आता है, बट ठीक है। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज ग्लोबली डिबेटेबल है, हाईली कंटेस्टेड कंसेप्ट है। इट कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज अनऑफिशियल एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ वायलेंस। और यहाँ पे अपन ने देखा ना कि पॉलिटिकल एंड्स को अचीव करने के लिए अनऑफिशियल अनऑथराइज्ड यूज ऑफ वायलेंस करते हैं। टाइप्स ऑफ टेररिज्म देखा अपन ने, नेशनलिस्ट टेररिज्म है, इंसरेक्शनरी टेररिज्म है, ग्लोबल टेररिज्म है, लोन वुल्फ अटैक आ गए, साइबर टेररिज्म, न्यूक्लियर टेररिज्म। फिर न्यू टेररिज्म वर्सेस ओल्ड वाला अपन ने देखा था। Until 1990s, terrorism was considered security concern of the second order. However, with the global war on terror, terrorism became prime security threat, being dubbed as new terrorism and global terrorism or catastrophic terrorism. पुराना वाला सेक्युलर था, नया वाला रिलीजियस है। ओल्ड वाला स्ट्रैटेजिक था, पॉलिटिकल था। न्यू वाला सैक्रेड ड्यूटी की तरह है एक। ओल्ड वाला अचीव पर्टिकुलर एम के लिए था, नया वाला वेरी ब्रॉड एम है उनके, मतलब कंप्लीट ओवरथ्रो करना, ऐसा कुछ था ना। Old terrorism was flexible in political solutions. New terrorism seeks nothing less than the final goal. Violence was the means to an end. अभी क्या है ना, violence is become an end in itself. Old terrorism was hierarchical and commanding. New terrorism is amorphous and has diffused control structure. Example: suicide bombing, sleeper cells. Exceptions: Muslim Brotherhood was founded as old as 1928. LTTE was equally fanatical. PLO has diffused control structure. अच्छा, मतलब ये सारे जो है रूल्स के एक्सेप्शन है कुछ दिए हुए थोड़े से। ठीक है, तो ये थे यार इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ टेररिज्म एंड न्यू टेररिज्म। इसके बाद है इस्लामिक टेररिज्म। इसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस का बेसिस दिया हुआ है कि देयर इज अ बेसिक इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन वेस्ट एंड इस्लामिक वैल्यूज। क्यों? क्योंकि बोथ आर एक्सपांडिंग देमसेल्फ, मतलब क्रिश्चियनिटी हो गया या फिर इस्लामिक हो गया, दोनों रिलीजन में ऐसा है कि एक्सपांशन करना है। फिर पॉलिटिकल रीजन है इस्लामिक टेररिज्म के। इस्लामिक वर्ल्ड वाज इक्लिप्स्ड आफ्टर फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो जो लॉस्ट ग्लोरी है ना, उसको रिसरेक्ट करना है। विद द यूएस इंटरवेंशंस स्ट्रगल टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल रीजन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का रीजन है। एक आइडियोलॉजिकल रीजन भी है कि एंटी वेस्टर्निज्म जो है ना, वो एक आइडियोलॉजी है। इट इज सिमिलर टू कम्युनिज्म एंड फैसिज्म। एक और कारण है कि क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंट लेजिटिमेसी, मूवमेंट टू टॉपल एपोस्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक रीजन है गवर्नमेंट लेजिटिमेसी के बारे में। फेलियर ऑफ डोमेस्टिक जिहाद टू अचीव इट्स गोल्स, दस इट टर्न्ड ग्लोबल। ठीक है, तो यही सब है यार। आगे देख लीजिए, ग्लोबल टेररिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म क्या होता है? तो इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ पीपल, इसको ये रेफर करता है। इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ पीपल, मतलब ये फैक्टर बोल रहे होंगे कि क्यों ग्लोबल टेररिज्म आ रहा है। तो इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ पीपल हो रहा है। एम के नारायण बोलते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज हो रहा है एंड पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। तो ऑब्वियसली टेररिज्म भी वैसा ही कर रहा है। डायस्पोरा कम्युनिटी हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर ग्लोबल टेररिज्म। तो मतलब ये फैक्टर्स दिए हैं कि व्हाट आर एडिंग फैक्टर्स फॉर ग्लोबल टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ पीपल हो रहा है, इंफॉर्मेशन का भी हो रहा है, आइडियाज का हो रहा है, रिसोर्सेज का वो हो रहा है। डायस्पोरा कम्युनिटी फंडिंग दे रही है। टेक्नोलॉजी इज इजीली अवेलेबल नाउ। एग्जाम्पल, इन पुलवामा अटैक इन इंडिया, suicide bomber used in virtual SIM to contact his JEM handlers in Pakistan. तो virtual SIM जैसी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है। This is leading to rise in remote controlled terror and internet enabled terrorism. तो बस एक कीवर्ड्स याद रख लो, रिमोट कंट्रोल टेररिज्म, इंटरनेट एनेबल्ड टेररिज्म। फिर बैकलैश हो रहा है अगेंस्ट कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। जो वेस्टर्न हेजिमनी हो रही है ना सब जगह पे, जो यूनिफॉर्मिटी आ रही है वर्ल्ड में, उसके अगेंस्ट बैकलैश है टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म। फिर सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं लोग कुछ अमंग डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप अक्रॉस द वर्ल्ड। सैमुअल पी हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है, वो भी एक रीजन मान सकते हैं इसके लिए। रॉबर्ट कूपर हैज गिवन क्लैश अमंग द प्री मॉडर्न, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न स्टेट्स। किसी को इलेबोरेट करना है इस पे, रॉबर्ट कूपर के स्टेटमेंट के ऊपर?
प्री एग्जैक्ट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट नहीं याद है, ऐसा लग रहा है प्री मॉडर्न जो है ना, वेस्टर्न मॉडल को प्री मॉडर्न बोलते हैं वेस्टफेलियन पे। जब मोनार्की वगैरह आया, जब उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वगैरह आए, फिर उसमें मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न स्टेट तो मुझे समझ में नहीं रहा कि क्या है, तो इनका शायद एग्जैक्ट नहीं पता था। ठीक है, किसी और को पता है क्या इसके बारे में? क्योंकि लाइन तो सही लग रही है, यूज भी करने जैसा है ये। वेरी मच यूजेबल है सर। किसी को कुछ आइडिया है इसमें? ये पोस्ट मॉडर्न स्टेट का एक बार देख लो बस। अ न्यू पोस्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ स्टेट्स इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय ईसी। इट एग्जिबिट्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: ब्रेकडाउन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स, म्यूचुअल इंटरफेरेंस हो रहा है इन ट्रेडिशनल डोमेस्टिक अफेयर्स एंड म्यूचुअल सर्वेलेंस, द रिजेक्शन ऑफ फोर्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, okay, rejection of force for resolving disputes, and consequent codification of rules of behavior, rules of self enforced, because all EC states have an interest in maintaining the rule of law. In growing irrelevance of borders, security is based on transparency, mutual openness, interdependence, and mutual vulnerability. तो ये इन्होंने मोस्ट प्रोमिनेंट पोस्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बोला है, देखो क्या है, ट्रीटी ऑफ रोम एंड ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल फोर्सेस। इसको पढ़ लेना यार बाद में। पूरा ये आर्टिकल उन्हीं के बारे में है। तो सर पोस्ट मॉडर्न स्टेट का मतलब यही दिखा रहा है ना कि जो इररिलेवेंस ऑफ बॉर्डर्स वगैरह हो रहा है उसका इम्पैक्ट स्टेट के ऊपर कैसे हो रहा है, एमोर्फस नेचर कैसे हो रहा है, वही बता रहा है ना। जी, ये मुझे लगा बिलियर्ड बॉल वाले मॉडल हो गए मॉडर्न स्टेट और कॉबवेव टाइप वाले हो गए पोस्ट मॉडर्न। तो कॉबवेव तो इंटरनेशनल इंटरेक्शन का एक पैटर्न है, बट उसमें जो स्टेट का जो पोजीशन है वो हो गया पोस्ट मॉडर्न स्टेट। हाँ सर, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, EU is the most developed example of postmodern system. It represents security through transparency, transparency through interdependence. EU is more transnational than supranatural systems. एक और लाइन लिखी है, USA is more doubtful case since it is not clear that US government or Congress accepts either necessity or desirability of interdependence. छोड़ो, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन बता रहा है यूएसए की। हाँ, एक केस स्टडी कर रहा है, यूएसए को बोल रहा है कि वो इंटरडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता वो अलग बात है, क्योंकि वो पोरस है नहीं है वो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में है ना चीजें पोरस हो रखी है उनकी, तो वो पोस्ट मॉडर्न वाले में डाल। ठीक, इसको छोड़ दो, इसको देख लेंगे बाद में। उसको ना रट ही लो, वो लिख डालो, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते, समझ ली एक बार। ठीक है सर, तो क्रिटिसिज्म देखो ग्लोबल टेररिज्म का क्या है, नॉट अ सिंगल कोहेसिव एंटिटी, देयर आर डिफरेंट एम्स एंड गोल्स, टेररिस्ट अटैक take place in relatively small number of countries, more as a result of how others have responded to it. For example, global war on terror. ये क्रिटिसिज्म है ग्लोबल टेररिज्म के बारे में। फिर कैटास्ट्रोफिक टेररिज्म क्या होता है, टेररिज्म इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू डिफेंड, क्लैंडस्टाइन सिक्रेटिव नेचर है उसका, तो सुसाइड बॉम्बिंग्स हैव ग्रेटली एग्जैस्परेटेड इट, स्कोप ऑफ टेररिज्म हैज ग्रेटली वाइडन्ड, थ्रेट ऑफ ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फॉलिंग इन देयर हैंड्स, लेसर मोरल कंपल्शंस है ऑन न्यू टेररिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है इसका, डाउट्स है अबाउट मिलिट्री इफेक्टिवनेस, स्पोरेडिक अटैक हो सकते हैं, न्यू टेररिज्म डज एंजॉय पॉपुलर लेजिटिमेसी अमंग पीपल, वोंट बी सक्सेसफुल।
ठीक है, तो पॉपुलर लेजिटिमेसी नहीं है न्यू टेररिज्म का, तो कैटास्ट्रोफिक सक्सेसफुल होगा नहीं है। Fears are based on questionable assumptions about clash of civilization. अप्रोचेस क्या देखे अपन ने, रियलिस्ट, लिबरल एंड रेडिकल थियरिस्ट। रियलिस्ट वाले बोलेंगे बस स्ट्रैटेजिकली सोचो, स्टेट सेंट्रिक है तो सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है तो करो अटैक। स्टेट रिस्पॉन्स शुड बी अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अलाउ टॉर्चर फॉर नेशनल इंटरेस्ट। ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट होगा। मतलब रियलिस्ट बोलेंगे कि भाई अलाउ टॉर्चर फॉर नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट का रिस्पॉन्स कितना भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो सर्वे सर्वा है। लिबरल अप्रोच थोड़ा सा डिलेमा वाला है, तो मोटिव्स आर आइडियोलॉजिकल यहाँ पे। इथिकल डिलेमास है ऑन रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, इवन ह्यूमन राइट्स ऑफ टेररिज्म शुड बी अपहेल्ड। तो अटैक ऑन ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज हो सकता है, नहीं तो फिर वो वही ना, खुद के ही प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा उनको, तो डिलेमा है। रेडिकल थियरिस्ट है नॉम चॉम्स्की, इक्वेट्स टेररिज्म with killing of unarmed civilians, both state and non-state. War of terror as a means to establish US hegemony, and USA has perpetrated more terror. Terrorism may advance the cause of political justice. ये जो तीसरा स्कूल है रेडिकल वाला, वो बोल रहे हैं कि भाई टेररिज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस करने के लिए कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, वो बोलते हैं कि देयर इज अ डेंजर ऑफ इसेंशियलाइजिंग टेररिज्म, मतलब कि वी शुड नॉट relate terrorism with any community or any group of persons, तो उसको उससे essentializing हो जाएगा ना। मतलब ठीक है, terrorism is social and political construct and used to declare political causes groups as non-legitimate, hijacking the movement। इसमें कोई दिख तो नहीं रहा है मेरे को। एक तो जोसेफ नाई का लिखा है डिक्लाइन ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ यूएसए। फ्रांसिस फुकुयामा क्रिटिसाइज्ड बुश डॉक्ट्रिन। फिर GWOT जो स्ट्रेटजी था ना यूएसए का, रिएक्शन टू 9/11, क्या था वो? ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, असिमेट्रिकल बैलेंसिंग कर रहे थे टेक्निक्स, एक्सिस ऑफ इविल वर्सेस रोग स्टेट्स, ये कंसेप्ट के नाम याद रख लो बस, एक्सिस ऑफ इविल एंड रोग स्टेट। नॉम चॉम्स्की ने बोला है कि जो GWOT है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है, इट्स एन एक्चुअली एन अटेम्प्ट टू सिक्योर रिसोर्सेज लाइक ऑयल। फिर इश्यूज क्या साथ में, डाइल्यूट करा है सॉफ्ट पावर, एंटी अमेरिकनिज्म एस्टेब्लिश हो गया है, इम्पोजिंग डेमोक्रेसी हो रहा है फ्रॉम अबाउ, रिजाइम चेंज का एलिगेशन लग रहा है यूएसए के ऊपर, एंड इन सब वजह से डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी आया है। फिर रोसेक्रेंस ने बोला है कि यूएसए इज ओवर स्ट्रेचिंग इटसेल्फ। नॉम चॉम्स्की बोलते हैं यूएसए यूज्ड ह्यूमन राइट्स एज अ क्लोक फॉर इट्स हेजेमोनिक एम्बिशंस। और कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, प्राइमरी चैलेंजेस इन डीलिंग विथ टेररिज्म, ये SCO वर्सेस लिबर्टी, पता नहीं क्या है यार। फंडिंग सपोर्ट मिल रहा है, गेरिला वॉरफेयर हो रहा है, मिलिट्री एक्शन एक प्रॉब्लम है, मतलब उसकी वजह से रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से ट्रांसनेशनल रिक्रूटमेंट हो रहा है आजकल, ISIS कर रहा है, सुसाइड बम्बर्स हो रहे हैं, लोन वुल्फ अटैक हो रहा है, न्यूक्लियर टेरर एक नया मॉडल आ रहा है अभी। ठीक है, तो काउंटरिंग टेररिज्म में एक बार देख लेते हैं क्या क्या करना है काउंटर करने के लिए। स्ट्रेंथन द स्टेट सिक्योरिटी, बॉर्डर प्रोटेक्शन बढ़ाओ, सर्वेलेंस बढ़ा दो, चोकिंग ऑफ फाइनेंशियल रूट्स करो, लेजिस्लेशन लेके आओ, इमिग्रेशन कंट्रोल करो। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ह्यूमन राइट्स को एंडेंजर कर सकते हैं एंड दिस ऑफन बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है मिलिट्री रिप्रेशन। तो एक हो गया स्टेट के थ्रू करना है स्टेट सिक्योरिटी, दूसरा है कि मिलिट्री के थ्रू मिलिट्री रिप्रेशन करना है, एग्जाम्पल वॉर ऑन टेरर। इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि देयर रिकॉर्ड हैज बीन वेरी पुअर, एग्जाम्पल ISIS तालिबान हो गया। दिस हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर रिटेलिएशन बाय टेररिस्ट, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, इसीलिए वो जो R2P RWP वाला डिबेट आया था ना। पॉलिटिकल डील्स करो, जैसे एग्जांपल कोलंबियन गवर्नमेंट ने FARC NSCN IM इसेक मुइवा एंड इंडियन गवर्नमेंट का डील हुआ था। तो काउंटर टेररिज्म विथ हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटेजी, अल्टीमेटली ऑल टेररिज्म एंड्स इन पॉलिटिकल नेगोशिएशंस। क्रिटिसिज्म क्या है इसका
example of appeasement and moral retreat, ends up emboldening the groups. Islamic terrorism may be beyond the reach of political negotiations. Example ISIS. So that's all about terrorism. I think बहुत holistically covered हुआ है. किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? Hello. Hello. Anybody else wants to add anything? दशरथ सर? नो सर, आई थिंक नहीं सर, हमारी तरफ से कुछ नहीं है इसमें. मुझे भी लग रहा है बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है. हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छे से करा है यार ये तो. जी सर. ठीक है, तो अगला एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको खत्म कर लेंगे 10-15 मिनट में. ये है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में. ठीक है सर. तो ये है कि पहला देखो कोट, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड. ओपेनहाइमर है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा अटैक. तो एक है कि वाई नेशंस एक्वायर वेपन्स. इसमें कोल्ड वॉर एरा है एंड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है. तो कोल्ड वॉर एरा में क्यों एक्वायर कर रहे थे वेपन्स नेशन सारे? इसमें एक पॉइंट है, कोल्ड वॉर एरा में सिक्योरिटी डिलेमा था. न्यूक्लियर डिटरेंस एक रीजन है. बैलेंस ऑफ टेरर करना है. सिंबॉलिक इम्पैक्ट करने के लिए, इंटरनेशनल प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए अपना. प्रोलिफरेशन रिमेन्ड वर्टिकल इस टाइम पे. रॉबर्ट जर्विस कॉल्ड इट न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन. किसी को इलेबोरेट करना है कुछ कीवर्ड्स पे? सिक्योरिटी डिलेमा, न्यूक्लियर डिटरेंस के इलेबोरेट करना हो किसी को तो? ये एक्चुअली ना, ये जो प्रोलिफरेशन रेजिम है तो क्वेश्चन भी ऐसे आता है. हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं ना. एक हो गया कि न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरा है कि रेजिम्स है, दूसरा है कि हमारा इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, डॉक्ट्रिन है, तीसरा है कि हम लोग इसका टॉपिक का नाम क्या था भूल गया. और उसके हिसाब से इसमें देखते हैं कि क्यों अक्वायर करते हैं, क्या कॉजेज है, किसी ने छोड़ा है. न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का रेजिम देखते हैं. एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आता है कि अब फिर आता है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रेजिम के हिसाब से. अब इसमें है कि किसी नेशन का क्यों एक्वायर करते, क्यों रिलिंक्विश कर सकते हैं, किन के पास है. अब प्रोलिफरेशन और नॉन प्रोलिफरेशन का क्या मतलब ट्रीटीज वगैरह रहे, और क्रोनोलॉजिकली वो कैसे इवॉल्व हुआ, इतना थीम होता है. तो कोल्ड वार इरा में इन्होंने बोला कि एक्वायर क्यों पढ़ते हैं, तो 2 फेज में बांटा कि कोल्ड वार में क्यों करते थे, क्योंकि 1945 के बाद स्टार्ट हो गया. फिर पोस्ट कोल्ड वार में क्यों कर रहे, तो वो देखते हैं उसमें. तो कोल्ड वार में बोल रहा कि सिक्योरिटी डायलमा था सारे कंट्रीज के बीच में, स्पेशली दोनों पोल्स के बीच में, यूएसएसआर यूएसए में. न्यूक्लियर डिटरेंस जिसकी बातें चल रही थी कि जो हॉट नहीं बना वो भी कहा, जो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर डिटरेंस ओनली. बैलेंस ऑफ टेरर हो गया था बैलेंस ऑफ पावर की जगह. फिर सिंबॉलिक इम्पैक्ट एंड इंटरनेशनल प्रेस्टीज था, हमारे पास तोप है, ऐसा टाइप का न्यूक्लियर पावर है. प्रोलिफरेशन रिमेंड वर्टिकल रहा, मतलब 2-4 कंट्रीज के पास था और वही बहुत ज्यादा लेकर बैठे थे. अराउंड 50,000 35,000 यूएसए और यूएसएसआर वगैरह ऐसे करके, ज्यादा यूएसएसआर के पास ही था. रॉबर्ट जर्विस ने बोला कि न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन ही हो गया, क्रांति हो गई है. ये कोल्ड वार की थी. तो एग्जैक्टली सर, मुझे तो एग्जैक्टली लग रहा है इसमें. तो पोस्ट कोल्ड वॉर का जी, पोस्ट कोल्ड वार में इन्होंने बोला, अलग एनालिसिस आएगा कि इंसेंटिव्स बढ़ गए एक्वायर करने के. पर्पस ऑफ सिक्योरिटी रहा, जिसमें आप इंडिया का देख सकते हैं एग्जांपल, और न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो यूएसएसआर का था वो खत्म हो गया उसमें. फिर डिप्लोमेटिक टूल है जो पाकिस्तान यूज करता है, और नॉर्थ कोरिया इसको बार्गेनिंग पावर की तरह यूज करता है. अदरवाइज नॉर्थ कोरिया इराक बन सकता था, इसको देखा जाता है कभी कभी. फिर है कि बिगर पावर्स कंटिन्यू टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स. वो लोग कभी पैर नहीं पीछे खींचे, उन्होंने हमेशा उसको रेडी मोड में रखा है यूज करने के. तो ऑब्वियसली है अदर कंट्री जो इनसिक्योर फील करेंगे वो एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. फिर प्रोलिफरेशन इजियर हो गया ग्लोबलाइजेशन के कारण, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर के कारण. तो कंट्रोल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया ना, डिफ्यूज हो गए. उनके छोटे छोटे कंट्रीज जो रिलीज हुए उनसे उनमें मिलाई, जैसे यूक्रेन हो गया, कुछ और कंट्रीज में है टेक्नोलॉजी, नाम तो नहीं पता चल रहा मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है, लेकिन ऐसी चीजें हो गई. डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जब नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए. फिर इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी जो था अक्टूबर 2018 में, वो गायब कर दिया उन्होंने, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी. तो इसके कारण ये भी ऐसे एक्वायर करते हैं कि चलो हमारे पास आ जाए, वो कोई सिक्योरिटी नहीं देगा, फिर आप खुद ही निकल रहे बाहर से, तो हम क्यों ना बना ले. INF scenario has highlighted the lack of concrete security architecture being detrimental to stability in international nuclear domain. कि कुल मिलाकर कंक्रीट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, जो उसका यदि नहीं होगा कंक्रीट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर डोमेन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी.
और INF जो था कॉन्क्रीट नहीं था, वो यूएसए और यूएसएसआर पे बेस्ड था। यूएसए पहले निकले, यूएसएसआर भाग गए, मतलब रशिया चले गए, एक दूसरे पे आरोप लगाते। ये कोल्ड वार इरा पोस्ट कोल्ड वार का है। और कुछ बोलना है? हेलो, सर वो लगता है बिजी हो गए अभी फिलहाल। जी सर, अभी ऑडिबल है आप? सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया। हाँ हाँ ठीक। अब है कि वाई नेशंस डू नॉट यूज वेपन्स। तो ये 4-5 डिबेट है। तो पहला था कि वो क्यों एक्वायर करते, तो कोल्ड वार पोस्ट कोल्ड वार फेज में देखते। अब दूसरा डिबेट है कि वाई नेशंस डू नॉट यूज वेपन्स। तो रियलिस्ट और जो कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट वाले थे, नियो रियलिस्ट, केनेथ वॉल जो बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ पीस। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में नीना टेनेनवाल्ड बोलते हैं कि रोल ऑफ नॉर्म्स है, टेबूज है, वैल्यूज है, इंस्टीट्यूशंस है, एपिस्टेमिक कम्युनिटी का भी रोल है। उन्होंने बोला है कि मैनी स्टेट्स विद पोटेंशियल टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स लाइक जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हैव चूजन नॉट टू डू सो। ठीक है, नहीं किया, लेकिन अभी यूक्रेन वाले क्राइसिस के कारण जापान कंसीडर, मतलब वो डिस्कशन में आ गया उनके डिस्कोर्स। और इन्होंने जी, इवन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैव नॉट यूज्ड इट सिंस हिरोशिमा, वियतनाम वार में, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हेजेमोनी ऑफ यूएसए, उन्होंने नहीं यूज किया। अफगानिस्तान में भी आप एग्जांपल अब डाल सकते। बट नीना टेनेनवाल ने जिस टाइम लिखा था, उन्होंने सिर्फ वियतनाम वार का एग्जांपल यूज किया था। नॉन प्रोलिफरेशन रिजिम हैज बीन गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ये बोल रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी NPT 2017 में आया था, तो उसका एग्जाम्पल दे रही है। उसी के बैकग्राउंड में इन्होंने आर्टिकल लिखा। Although INF treaty seemed outdated, it still held the two powers accountable. वो INF treaty को भी बोल रहे हैं कि भले आउटडेटेड हो गया हो, बट वो अकाउंटेबल तो ठहरा रहे थे यूएसए और रशिया को। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक डिबेट आएगा कि आर्म्स कंट्रोल एंड डिजार्मामेंट रेजिम्स क्या क्या है। तो रेजिम्स ये होता है ना कि आर्किटेक्चर क्या है, ट्रीटी कन्वेंशंस क्या है, लॉ क्या होता है। तो आर्म्स कंट्रोल के लिए है और डिजार्मामेंट के लिए अलग अलग। तो आर्म्स कंट्रोल के लिए क्या समझेंगे कि NPT है, NSG है, MTCR है, वासेनार अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट ही अरेंजमेंट भूल गया, वासेनार वाला है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। डिजार्मामेंट में है कॉन्फ्रेंस ऑन डिजार्मामेंट, NPT भी इसमें आएगा, न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी भी आएगा। अभी कंट्रोल और डिजार्मामेंट में डिफरेंस किन्हीं को पता है तो बता दीजिए। डिजार्मामेंट ऐसा लगता है कि किन्हीं के पास आर्म है, वो फिर उसे हटाया गया है, कम कर रहे। कंट्रोल है कि वो प्रोलिफरेशन को रोक रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वाई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन स्टिल कंटिन्यू, तो फिर भी क्यों होता रहता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन? तो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा जो नेशंस के पास है। नेशनल सिक्योरिटी ट्रम्प्स ग्लोबल सिक्योरिटी, दैट्स देयर रियलिस्टिक अप्रोच है। न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट आर द मोस्ट पावरफुल एंड सेल्डम फॉलो ग्लोबल नॉर्म्स and failure of non-proliferation regimes itself and incapacity of global actors like IAEA. इसके कारण proliferation still continuing. फिर आता है एक डिबेट आता है कि should nuclear proliferation occur? तो केनेथ वॉल बोलते हैं yes, स्कॉट डी सेकंड बोलते हैं no. तो इसे बोलते हैं वॉल्स सेकंड डिबेट। केनेथ वॉल बोलते हैं yes, it should be there, weapons of peace है, gradual spread is better than no spread at all. एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट होता है, प्रिवेंट, इसके कारण इसको यूज को प्रिवेंट किया जाता है। अब जैसे रशिया ने अभी तक नहीं यूज किया बिकॉज कि उसके बाद उनको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड सोशल जो भी है। एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज आर आल्सो ओके, इसके कारण एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज आता है, इसके कारण अदर नेशंस वार प्रिवेंट हो जाता है। रिलेवेंट इवेंट फॉर स्मॉलर स्टेट्स, वो तो दिख रहा है, मैं नॉर्थ कोरिया वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्कॉट डी सेकंड बोलते हैं नो, मिलिट्री डिस्प्लेज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड हैज ऑफेंसिव कल्चर। तो ये मिलिट्री कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल को फोकस करते हैं, बोलते हैं कि
उनका जो बिहेवियर होता है, ऑफेंसिव कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उनका ये है कि वो अटैक करो, किसी तरह युद्ध जीतो, तो उसमें वो यूज कर सकते। वीक कैपेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये सिक्योरिटी में इफेक्टिवली यूज नहीं होता। फिर मल्टीपल एक्टर्स है जिसके कारण चांसेस ऑफ मिस कैलकुलेशंस को बोलते हैं। फिर एंथ नेशन प्रॉब्लम है, एंडलेस प्रोलिफरेशन, अब कहाँ तक जाके रुकेंगे, पूरा वर्ल्ड को ही कर सकते हैं, इसलिए इसको ना करे तो बेहतर है। एंथ नेशन प्रॉब्लम शायद हेडली बुल ने बोला था, स्कॉटिश सेकंड, ये बोल रहा हूँ मैं। यूजेबल न्यूक्लियर वेपन्स लाइक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, इसके बारे में इन्होंने बोला, ये क्या बोला मैं नहीं जानता सर, मैं भूल रखा हूँ यहाँ पे। खास करके पाकिस्तान बोलता है TNW हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, तो वो मोर यूजेबल इन वॉर होता है। दृश्यम सर, ये खत्म हो गया। सर आपकी आवाज आ रही है, वो दृश्यम सर लग रहा है नहीं। स्क्रीन कर रहे हैं ना, हो गया, खत्म हो गया लगता है। Congratulations everyone. खत्म हो गया पूरा। जी, जाते ही खत्म हो गया। थैंक यू सर, कुछ ऐड कॉन्ग्रेचुलेशन करना टू है इसमें? एवरीवन। पेपर 2 सेक्शन 1 गया आज। सर कुछ ऐड मुझे ये करना है ऐड किसी करना, को? ये हाँ तीन हाँ बोलो। टॉप ये न्यूक्लियर टॉपिक 3 जगह डिस्कस होते हैं। एक आप बैलेंस ऑफ पावर में जाके यूज करते हैं, एक है कोल्ड वार में यूज करते हैं उधर जाकर, फिर एक यहाँ प्रोलिफरेशन रिजीम की बात होती है, दूसरा है कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात होती है। क्वेश्चन भी वैसे 3 फ्रेमवर्क में आते रहते हैं, मतलब 3 जगह से, 3 सेंस से। तो ये हमारा बीच वाला प्रोलिफरेशन रिजीम मैम ने हमें पढ़ाया सारा एक जगह करके, तो उसमें हो जाता है इसके। सर बस 10 मिनट स्पेंड करना है क्या और इसमें ये देख सकते हैं, देखो टेररिज्म जो चैप्टर है इसमें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो बोल देना, मैं बस कॉल करते जाता हूँ, ठीक है? कर ले क्या, ये जरूरत नहीं है। ये आप टेररिज्म बहुत अच्छे से हो रखा है सर, मुझे लगता है कि उसके बाद कंफ्यूजन है, उसमें छोड़ो रहने कुछ, दो। हाँ उसमें कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा करंट अफेयर्स का ऐड कर दो यार, जो अपन ने देखो अभी, जो 11th टॉपिक है ना, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये सारे टॉपिक के बारे में करंट अफेयर्स में आप लोगों को कुछ भी याद आ रहा तो बोल दो अभी सब लोग। प्लीज स्पीक अप गाइस नाउ। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जो भी याद आ रहा है किसको, न्यूज में कहीं पे भी कुछ भी देखा हो बोल दीजिए। अभी आज या कल में ही वो आई है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो उसमें सर इंडिया टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज में से एक है अभी रिसेंटली। ओके। और एक और चीज बोल सकता हूँ, जैसे ईरान का जो JCPOA डील है ना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो जब से खराब हो गया है तब से वो ज्यादा यूरेनियम इनरिच कर रहा है। देयर इज अ थ्रेट कि वो भी न्यूक्लियर पावर बन सकता है, दे आर आल्सो डूइंग इट, ऐसा कुछ। और एक और बोल सकते हैं कि जैसे यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो रशिया ने अटैक कर दिया, और यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे बट दे रिलिंक्विश्ड इट एट द रिक्वेस्ट एंड द ट्रीटी साइंड विथ USSR, UK एंड USA। इन्होंने सिक्योरिटी गारंटी दिया था, तब जाके उन्होंने वो कर दिया था। बोल सकते हैं ह्यूमन राइट्स इसमें के ये बारे में हाँ सर। सर बोलिए सर। हाँ, ह्यूमन राइट्स के बारे में एक जेनीवा कन्वेंशन न्यूज में चल रहा है भाई, जेनीवा कन्वेंशन, जिसके अंदर अलग अलग जो ह्यूमन राइट्स का क्या करना चाहिए ना, जैसे वॉर क्राइम्स में क्या करना है, वो सब कुछ उन्होंने मेंशन करा है। तो 4 उसमें अलग अलग कन्वेंशन है, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो वी कैन डेफिनेटली मेंशन यूक्रेन क्राइसिस एंड द जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन दैट हैज बीन हैपनिंग। ये भी बहुत न्यूज में चल रहा है।
है किसी को? जेंडर जस्टिस में इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस दिस ईयर डिक्लेयर किया था 10th मार्च को, तो वो ऐड कर सकते। Okay, what else, guys? Also, women judges have been promoted to Supreme Court, and I think 4 are women this time. So this has been a breakthrough. Though we never had a woman chief justice of our country so far, but yeah, this is a big move that 4 women are promoted. Out of 34 judges strength, 4 are women now in Supreme Court of India. What else? Anything else you guys want to add? The discussion is exactly about what I'm sorry I joined just now. Sir, we are discussing topic number 11 of PSIR, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जेंडर जस्टिस, ये सारे टॉपिक्स है। इसके बारे में करंट अफेयर्स आप लोग के पास कुछ भी अगर है तो बता दो। चलो वैसे यार एक और चीज ना, मतलब आई वांटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो दिस इज आवर PSIR एज का चैनल है, ठीक है। द लिंक्स आर गिवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर दोज हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे ना, मैंने सारा सिलेबस को यहाँ पे इंडेक्स में ऑर्गेनाइज करा हुआ है। जैसे अगर पेपर टू सेक्शन 1 है तो यू गाइस कैन सी दिस मैसेज, इसमें जाओ, पेपर टू सेक्शन 1 में जाओ, यहाँ पे यू क्लिक ऑन दिस, यू विल सी पेपर टू सेक्शन 1 का हेडिंग है। तो इफ यू गो एट द टॉपिक नंबर 11, जैसे टॉपिक 11 ये रहा, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, फिर इसमें डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, जेंडर जस्टिस। तो आप लोग के पास में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन इफ यू फाइंड एनी न्यूज आर्टिकल्स या फिर एनीथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो इसमें कमेंट पे क्लिक करके इसमें जाके ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी हमें एग्जाम के पहले रिवाइज करना है तो ऑल करंट अफेयर्स या फिर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस थिंग एक जगह पे आएंगी। तो जैसे किसी ने आरशी आलम ने, देखो जेफरी लॉट ने बोला है, इंडिया स्टेप टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज वुड बी इन इट्स ओन इंटरेस्ट टू मेक डेवलपमेंट सस्टेनेबल एंड एंश्योर ह्यूमन सिक्योरिटी, एल्स इट विल फेस क्लाइमेट रेफ्यूजी क्राइसिस। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, इंडियाज परफॉर्मेंस इज हाईली इनसफिशिएंट। तो ये डेमोक्रेसी के बारे में ऊपर थोड़े से दिए हुए, मिल का है, ली क्वान का है, फरीद जकारिया का है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुड प्रेसीड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो यार मतलब इफ एज ए रिक्वेस्ट सभी को बोल रहा हूं मैं कि ये जो है पूरा इंडेक्सिंग, इसका यूज कर लिया करो एज फार एज पॉसिबल, ज्यादा फायदा रहेगा सभी के लिए इसका। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है? नहीं यार, थैंक यू, काफी क्लियर हो गया अच्छे से। हाँ, मतलब सिमिलरली जैसे ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर है ना, इफ यू गो इनसाइड दिस, मैंने रिसेंटली अब यूक्रेन का कुछ डाला था। हाँ, ये फरीद जकारिया ने यूक्रेन के बारे में क्या बोला मैंने डाला हुआ है ये, तो नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने के लिए बहुत काम का आएगा। तो जैसे मीरशाइमर का है, उनका भी मैंने डाला था, देखो जॉन मीरशाइमर ने यूक्रेन के बारे में क्या बोला है। तो ही हैज हेल्ड 3 रीजन दिए हैं, नाटो एक्सपांशन, EU एक्सपांशन, डेमोक्रेसी प्रमोशन। तो मतलब ये आई थिंक काफी ऐसे अगर ऐड कर लेंगे ना ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2, 3, 5, 7 मंथ्स, बहुत यूजफुल रहेगा ये चीज हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, on that note, I would like to end this session. Thank you very much everyone who participated, and for those who are watching on YouTube, please like, share and subscribe to our channel. Thanks guys.